नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए प्रोग्राम में। पहले ही आपका परिचय करा देता हूं, समीर चौगांकर साहब आ चुके हैं रोज की तरीके से। बहुत स्वागत समीर जी आपका। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, अवधेश का बहुत स्वागत है। विजय त्रिवेदी मेरे बगल में खड़े हुए हैं, बहुत स्वागत विजय जी आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बस पहुंचने ही वाले हैं, आमतौर पर लेट होते नहीं, आज हो गए। आज बहुत सारी खबरें हैं व्यूअर्स। सबसे पहली खबर, साइड इफेक्ट ऑफ 240। जी हाँ, 240 का साइड इफेक्ट। क्यों कह रहा हूं बताऊंगा आपको। मोदी सरकार क्यों बैकफुट पर नजर आ रही है, किस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरा, दिल्ली के अंदर बड़ी मजेदार चीजें हो रही हैं। दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा परसों, सवाल ये, मुख्यमंत्री तो जेल में है, तो अब मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी में कौन जाकर के वहां पर झंडारोहण करेगा। अब इसको लेकर के वहां जेल से आदेश निकाला है मुख्यमंत्री ने कि भाई मेरी गैरहाजिरी में आतिशी जी झंडा फहराएंगी। अब इसके बाद मंत्री जो गए थे, मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और उन्हीं के सचिव ने उनको कह दिया कि आपकी जेल में जो बातचीत हुई है हम वो स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ी मजेदार चीज है, इसकी मैं बात करूंगा आपके सामने से। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनके सभी साथी यानी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी उनको मान ले मुख्यमंत्री का चेहरा। अभी चुनाव होने कुछ महीनों में, लेकिन सब उनको कह रहे हैं भाई क्यों मान ले, अभी लोकसभा का नतीजा तो देख लो, तुम्हारा स्ट्राइक रेट सबसे खराब है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ इसीलिए हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मान सकते। इसकी बात हम करेंगे। इसके अलावा और आज खबरों में, उत्तर प्रदेश में जो एक नाबालिग के साथ कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता ने मॉलेस्टेशन किया, उसको लेकर बीजेपी अब हाइपर मोड में है। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और याद दिलाया गया कि ये दो लड़के हैं, दो लड़कों की जोड़ी वहां पर चल रही है, और मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है। उसकी बात आज हम लोग करेंगे, क्यों इस मुद्दे को इतनी हवा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। सारी खबरें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ चुके हैं प्रोग्राम में। हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका। लेकिन पहली खबर, उसकी मैं चर्चा करूंगा, और हम चार लोग यहाँ खड़े हैं, उनमें से एक पर उसका असर होने जा रहा है। ठीक कह रहा हूं ना, सीधा सीधा असर होने जा रहा है। क्यों? देखिए साहब, मैंने आपसे कहा साइड इफेक्ट ऑफ 240 आई इस बार। उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? वक्फ बिल पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा में वहां से पास भी हो जाता, लेकिन उसको भेज दिया गया जेपीसी को, कमेटी को भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? लोग कह रहे हैं कि भाई सहयोगियों का, कम से कम उनके बीजेपी के सहयोगियों का, टीडीपी का, जेडीयू का शायद ये दबाव रहा हो कि आप इस तरीके से बुलडोज मत कीजिएगा बिल, जैसे आप पहले करते आए हैं। चर्चा के लिए रखिए, उसको कमेटी में भेजिए, हो जाने दीजिए, उसके बाद बिल को पास हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा ललन सिंह ने कि हम पूरी तरीके से वक्फ बिल के साथ हैं। टीडीपी ने भी घोषित तौर पर कोई आपत्ति जताई नहीं है, लेकिन ये सरकार का स्वभाव नहीं रहा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट लग रहा है 240 का। पिछले 10 साल में हमने देखा है, बिल लाना है, पास कराना है, कराना है। आप सहमत हो नहीं हो, आप हमारे पास मेजॉरिटी, हम करा लेंगे। आपको हंगामा करना है, वॉकआउट करना है, बाहर प्रदर्शन करना है, सड़क पर उतरना है, करिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। सरकार के पास अधिकार है बिल लाने का, पार्लियामेंट में वो बिल पास कराएगी और उसको कानून बना देगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। अब मैं दूसरा बिल जो रोल बैक लगभग हुआ है उसकी बात आपके सामने करना चाहता हूं। ये बिल जो है, इसका बिल का नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। इस बिल का मकसद क्या था? सबसे पहले तो कोई भी जब बिल आता है तो उस बिल पर उसको सब देश के सामने रख करके उस पर सुझाव मांगती है सरकार। कोई भी सरकार, होता है हर बार, हर बिल के लिए होता है, और उसके बाद उसका ड्राफ्ट तैयार, फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, वो फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है, जिस पर वोटिंग होकर के कानून बनता है। यह बिल पिछले साल रख दिया गया था सार्वजनिक तौर पर लोगों के लिए कि इस पर अपनी आपत्तियां, सुझाव आप लोग भेज सकते हैं। वो काम पूरा हो गया। लेकिन अब जो सुझाव आए उसके बाद सरकार ने यह कहा कि हम उस सुझाव की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं। अब उसके और कुछ महीने दे दिए गए, और फिर फ्रेश जो हमारे पास प्रपोजल्स आएंगे, सजेशंस आएंगे, उसके बिहाफ पर हम एक नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मतलब आपने पहले जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया था उससे आप पीछे हट रहे हैं, अब आप नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो ये भी एक तरीके से वही है, जैसे वक्फ बिल आपने कमेटी को भेज दिया, ऐसे ही इस बिल का एक ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अब आप दूसरा ड्राफ्ट तैयार करोगे। मतलब इस बिल पर भी जो भी आपत्तियां हुई उसको सरकार ने मानते हुए अब कहा है कि हम अब फ्रेश तरीके से बिल तैयार करेंगे। अब यह बिल करने क्या वाला था? मैंने क्यों कहा कि हर्षवर्धन जी पर इसका असर होगा? मोटे तौर पर जो माना जा रहा है, जो भी डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट मतलब यूट्यूब, सोशल मीडिया, इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी चीज डाली जा रही है, उसको रेगुलेट करने वाली हमारे देश में कोई संस्था या बॉडी नहीं है। जिसके मन में आया जो लिखा, जिसके मन में आया वीडियो बनाया, सरकार को गाली देनी, सरकार को गाली दी, राहुल गांधी को गाली देनी, राहुल गांधी को गाली दी, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे हम लोग टीवी चैनल में काम करते हैं, न्यूज बिजनेस में हम लोग, हमारे को रेगुलेट करने वाली, हमको रेगुलेट करने वाली एक संस्था है,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक ओवरसाइट रखती है हमारे ऊपर, भाई हमारे लिए गाइडलाइंस जारी करती है कभी कभी सरकार, लेकिन ऐसा यूट्यूबर्स के लिए या सोशल या डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करने वालों के लिए कोई बॉडी नहीं है। हम एक संस्था के सदस्य हैं जिसका नाम है NBDA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। हम उससे बंधे हुए हैं, उसके कुछ मानक हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर हम गलती करेंगे तो हमको नोटिस आएगा, हमको जवाब देना पड़ेगा, हम लायबल हैं उसके लिए। लेकिन डिजिटल कंटेंट देने वालों को कोई किसी की जवाबदेही नहीं है, वो बिल्कुल पूरे तौर पर स्वतंत्र है। इसलिए सरकार उस कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए बिल ला रही थी, लेकिन विपक्ष ने क्या कहा कि यूट्यूब पर सरकार के खिलाफ खूब बोला जाता है, इसीलिए सरकार अब उन पर नकेल कसना चाह रही है। यह एक आपत्ति थी। दूसरी आपत्ति यह हुई कि आपने इसके अंदर जितनी कंप्लायंस डाल दी हैं, मतलब जितने नियमों का पालन करने के लिए डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स को कहा जा रहा है, वो इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, वो कोई कर ही नहीं सकता है। यह सब आपत्ति आने के बाद सरकार ने अब फ्रेश ड्राफ्ट तैयार करने के लिए और समय दे दिया। तो मैं अब डिटेल में समझना चाहता हूं आपसे। पहले तो हर्षवर्धन जी, वाकई में ये साइड इफेक्ट है ना 240 का? मैं इस वाले में इसको 240 का साइड इफेक्ट नहीं मानता। ये निश्चित तौर पे सरकार जब पूर्ण बहुमत में नहीं होती तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन इस वाले बिल में, और मैं एक शब्द अगर कहूं तो कई बार जो है ना वो राजा कुछ ऐसे बंदर पाल लेता है कि नाक पर मक्खी आ गई और तलवार से मक्खी उड़ा दी। ये ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल पूरी तरह से वही था। आपको कुछ लोगों ने सलाह दी, यूट्यूब पर बहुत लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, और सचमुच खिलाफ तो छोड़िए, मतलब मैं खुद यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता हूं, लेकिन खिलाफ तो छोड़िए, कोई सिर पैर नहीं होता है। 10 सालों में कम से कम 1000 बार मोदी सरकार सुबह गिरा के शाम को बच गई है, ऐसे किया जाता है। चलो वो भी ठीक है, झूठ बोला जाता है, इसीलिए तो मैंने कहा 240, क्योंकि इस चुनाव में भी हुआ ना, ये सारे काम हुए। हाँ। लेकिन अब आप कोई ऐसी चीज रेगुलेट करने के चक्कर में, एक डेमोक्रेटिक मीडियम है, एक फ्री स्पीच का मीडियम है, उसमें बहुत से लोग हैं जो इसी सरकार ने, भारत सरकार ने सारे पुरस्कार बंद कर दिए जो हिंदी पत्रकारों को दिए जाते थे, हिंदी साहित्यकारों को दिए, सब बंद कर दिया। 3 साल से मेरे ख्याल से किसी को कोई पुरस्कार नहीं मिला है। और पुरस्कार सम्मान कोई भी सरकार देती है, मुझे लगता है बिल्कुल देना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको हटा के उन्होंने लाया क्या? नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। मोदी जी मिले भी थे, भारत मंडपम में बाकायदा वो मिले। लेकिन अब एक तरफ तो आप नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ला रहे हैं कि हर हाथ में मोबाइल है कोई भी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक क्रिएटर वो ब्रॉडकास्टर हो गया। अब अंग्रेजी में कहें तो क्रिएटर ब्रॉडकास्टर में क्या फर्क है? जो बनाएगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन क्या ब्रॉडकास्टर के पैरेलल वो खड़ा हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन पब्लिक फ्रीली देख सकती है ना उसको, नहीं, और दुनिया भर में जा रहा है वो कंटेंट नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो एडिटेड भी नहीं है ना, कंप्लायंस के तौर पर नहीं हो सकता। अब आपने कहा कि एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाए वो, हाँ, अब वो कैसे बना सकता है? यहां मैक्सिमम जो 5 लोगों की टीम वाले कंटेंट क्रिएटर होंगे वो 5% से कम होंगे। नहीं, कमेटी कौन बनाएगा? इससे से मैं जो पढ़ रहा हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाने का प्रावधान है। इसमें उनके इन भी अपनी भी होनी चाहिए। वो तो शिकायत जब जाएगी तब जाएगी। जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसकी अपनी भी कमेटी हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें वो जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो गलत दें। एक तरह से कहें जिसको हम फिल्टर लगाने की बात करते हैं। फिर कंप्लायंस में बहुत सी मुश्किलें हैं, आपको रजिस्ट्रेशन तक ठीक है। और मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि जितने भी यूट्यूबर हैं इन सबको, या इस तरह का जो मीडियम जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, अब उसमें एक और शब्द लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसर, मैं जो अभी का ड्राफ्ट पर, अब इन्फ्लुएंसर तो कोई आदमी अगर सोशल मीडिया पे लिख रहा है, एक्स पर लिख रहा है, वो इन्फ्लुएंसर हो गया। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसके, तो उसको आप रेगुलेट करने का क्या तरीका होगा? तरीका यह हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, एक आप थ्रेशोल्ड तय करेंगे, उससे ऊपर जो है वो हर कोई रजिस्ट्रेशन, मान लिया फॉर एग्जांपल एक्स पर किसी के 2 लाख फॉलोवर तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। मैं तो कहता हूं और कम पे 10,000 पे करिए। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर शर्तें क्या होंगी? उसके ऊपर जो शर्तें होंगी वो सारी की सारी जो आईटी एक्ट में है वो है। आप उनमें से किसके ऊपर लागू कर पाए? आईटी एक्ट के तहत जो देश विरोधी हरकतें लोग कर रहे हैं उनमें से कितनों को आप लागू कर पाए? अब करना सरकार को यह था कि विदेश से अगर कुछ हो रहा है तो उसको आप रोक पाए, कंटेंट का रेगुलेशन कर आप पाए। नहीं चाहते कि ये हमारे देश के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स पर किसी किस्म का कोई ओवरसाइट हो, कोई रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। मैं पक्षधर हूं। तो फिर ऐतराज क्या है? मोटा ऐतराज क्या है? ऐतराज मूल कंप्लायंस का। ये संभव नहीं है। आप जो कह रहे हैं रजिस्टर कराना, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने से बताता हूं, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं,
मेरे मन में कुछ आइडिया आया तो मैं उसकी बात करता हूं, मैं डाल देता हूं। मैं अकेले काम करता हूं, कोई मेरी टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब कल को मुझे कोई कहे कि एक लीगल का आदमी रखना पड़ेगा, कल को कोई कहे कि एक कंटेंट के लिए अलग से ओवरसी करने के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा, कल को मुझे कोई कहे कि अच्छा हर 3 महीने पे आपका इवैल्यूएशन होगा। ये सारी चीजें ऐसा कंप्लायंस है जो एक तरह से फ्री स्पीच को कर्टेल करेगा, आपको रोकेगा। कोई भी नया आदमी आना अभी आप कैसे, जैसे आपने शुरू किया यूट्यूब पर कंटेंट डालना, तो कोई भी आदमी कैसे कंटेंट डालता है, जरा बताइए। नहीं, कंटेंट डालने का तरीका तो बड़ा साफ है कि आपको जो भी विषय लगता है उस पर आप बात करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं? अपना चैनल बना लेते हैं, जिसका भी जीमेल अकाउंट है उसका यूट्यूब है, कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी, फ्री और उसमें कोई मुश्किल नहीं। अब एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बिल्कुल सरकार को उस पर रखना चाहिए। सरकार को, जैसे हम लोग, उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि हम लोगों की जो कमाई होती है उस पर हम यूएस गवर्नमेंट तक को हम इंफॉर्मेशन देते हैं। एक डिस्क्लेमर फॉर्म आता है, वो पूरा बड़ा डिस्क्लेमर फॉर्म होता है, वो भर के हम देते हैं और वो वहां दिया जाता है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग शर्तें हैं। भारत के साथ जिसकी टैक्स ट्रीटी होगी उसका अलग होगा, जिसकी टैक्स ट्रीटी नहीं होगा उसका अलग होगा। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, और मैं ये सुझाव देने वालों में हूं कि बिल्कुल रेगुलेशन तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल की तरफ अगर जाता दिखेगा तो ये अच्छा। अच्छा, ठीक। आपने कहा खुद यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ कि आप रेगुलेशन के हक में हैं, बिल्कुल, लेकिन कंप्लायंस की शर्तें जो हैं वो इम्प्रैक्टिकल नहीं होंगी। जैसे आप यूं समझ लीजिए ना कि एक आदमी कोई कंटेंट बना रहा है और कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर ले, जैसे उदाहरण के लिए कई लोगों ने कर लिए, मान लीजिए कि कोई यूट्यूब, अब आप उसमें शर्तें तय कीजिए ना कि आप किसी कोई 20-25 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा है, किसी का टर्नओवर इतना बड़ा है कि साल में वो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, मतलब आप उसका एक तरीका निकालेगा, और ये होना चाहिए। नहीं, सब्सक्राइबर पर क्यों ना करें? नहीं, मान लीजिए आपके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर सीधे रिलेशन ही नहीं है। एक आदमी सब्सक्राइबर, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, अपने उदाहरण से बताता हूं, मेरे 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हो सकता है कि कोई टीम बना के कर रहा हो, अभी उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो, लेकिन उसका सेटअप दूसरा हो, उसका तरीका दूसरा हो, उसके पास वो टीम हो, कंप्लायंस तो वो ज्यादा कर रहा है ना। सर आप लोग भी चर्चा में आ सकते हैं, मैं तो ये फ्री। और एक और चीज मैं बता दूं, एक जानकारी के लिए, और आज इनका हॉट सीट पर रखा हुआ है, सब्सक्राइबर से व्यूअरशिप का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये मानिए, लेकिन 6-6.5 लाख लोग सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए, बिल्कुल। मतलब आपकी बात मिनिमम इतने लोगों तक तो जा रही है। हूं कि सरकार को ये पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन त्रिपाठी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नोएडा में उनका ये पता है, उनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं ये खुद चाहता हूं। और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर कल को मेरे कंटेंट पर कोई ऐसी मिस्टेक है तो जैसे ब्रॉडकास्ट, जैसे प्रिंट के ऊपर जो लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी मेरे ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन लीगल कंप्लायंस, कंटेंट इवैल्यूएशन कंप्लायंस, वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, चलिए, वो बिल्कुल पॉसिबल। आप बताइए, मोदी सरकार क्या अपने यूट्यूब के आलोचकों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म के आलोचकों को चुप कराने के लिए ला रही थी बिल? जब बिना बिल के भी चुप कराया जा सकता है, पहले से भी कानून है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे यहाँ, जैसे कहा जाता है, इतना फ्री नहीं है। इस देश में हमारे पास पर्याप्त कानून है, जिसमें देश विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, समाज में वैमनस्य फैलाने वालों के विरुद्ध, झूठ फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए अलग से बिल की जरूरत है ही नहीं। पहली बात तो आप ध्यान रखिए। ये जब बिल आया था, देखिए हमारे देश में क्या है कि सत्ता तो बदल जाती है, लेकिन सिस्टम जो है ना, और उसका अप्रोच नहीं बदलता है। जब ब्यूरोक्रेट के हाथ में जब चीजें जाती है तो उनके लिखने का तरीका, सोचने का तरीका ऐसा होता है कि आपको उनके पास 50 बार एक समाधान के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल, यह समस्या सभी बिलों के साथ रही है, इस बिल में भी है। ठीक है सर। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जब सूचना का स्वतंत्र प्रसार हुआ है तो इस समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का भी अधिकार है कि अगर उसके पास एक छोटा सा मोबाइल है तो वो अपना विचार प्रकट करे। अगर उस विचार में दोष है तो उस दोष के लिए पहले से कानून बनाने, आप करोड़ों लाखों लोगों को किसी बिल से, किसी कानून से आप अनुशासित नहीं कर सकते। आज तक टेलीविजन चैनल जहां हम लोग अनुशासित हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो ऐसे कैसे करेंगे? हम तो बहुत बंदे में। तो इसे मैं सुनिए, हम लोग ब्रॉडकास्ट ऑथोरिटी भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब मूल बात यह होती है, बंदे में इन द सेंस भाई हम कोई गलत चीज नहीं दिखा सकते। जैसे मैं कभी जब बंगाल में घटना हो गई रेप और डेथ, हत्या की, अब किसी के पास तस्वीर हो उस डेड बॉडी की, मैं नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकता हूं। कहीं खून पड़ा हुआ है, मैं नहीं दिखा सकता। किया आपने बता दिया, ये मैं रिपोर्ट कर सकता हूं सब कुछ क्या हुआ है। सरकार से अधिक यूट्यूब का रेगुलेशन इतना खतरनाक है कि उस पे आ ही नहीं सकता। उसमें डेथ, वही आ रहा था मैं, उसमें थ्रेट,
उसमें टेररिज्म, उसमें किसी के साथ गैंग रेप, इन सब शब्दों के पढ़ते ही वो आपको डिमोनेटाइज कर देता है अच्छा, तुरंत ग्रीन से येलो कर देता है। Okay. और कई बार तो हम लोग ब्लॉक किसी ही कर ठीक देता बात को करना चाहते हैं बंगाल के मसले पर, और आपने ऐसा कर दिया कि अच्छी बात भी आप बंगाल पर बोल रहे अरे चलिए, तो एक बिल की बात हुई। खतरनाक। मेरा नहीं, सवाल तो मुझे ये था, एक लाइन और कहनी है। इस देश में बिल की आवश्यकता है तो भारत के अनुकूल यूट्यूब का, ट्विटर का, फेसबुक का, इसके नियम भारतीय सोच और भारत के लोगों के अनुकूल बने, जो नहीं है वहां फ्री कहने के लिए है। ओके, ठीक। उस पर तो कुछ नहीं हो रहा नहीं, लेकिन क्या सर वही बात, मतलब 240 होते ही बिल जो है कमेटियों को भी जाने लगे हैं, ड्राफ्ट भी दो बार आने लगे हैं। मुझे नहीं। हाँ? नहीं, ये तो इसका साइड इफेक्ट है ही, है ना? इसका कोई नकार नहीं सकते आप, ये साइड इफेक्ट है ही। नहीं तो ये सरकार सुन रही थी, जो करना था वो किया ही है। आप मतलब इस पे सही गलत पे नहीं है। आप 3 किसान बिल लेकर आए, वो सही थे गलत थे उस पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन आप अड़े रहे चला के, क्योंकि आपके पास बहुमत था। जब आपको बहुत जरूरत पड़ी तब आपने उसको विड्रॉ किया। आज आप वक्फ बिल को, मतलब पिछली बार का देखेंगे 17% बिल जो है आपने कमिटीज को भेजे हैं, सेलेक्ट कमेटी को और पार्लियामेंट्री कमिटीज को। 17% मात्र। 17%, जो 14वीं और 15वीं लोकसभा में 71% और 60% होता था। ठीक है, उससे पहले 80% होता था। तो अब आप 17% से यहाँ पर आ गए कि 2 बिल पेश किए, एक को बैकआउट कर लिया, एक को आपने जेपीसी को भेज दिया। तो ये कोई तो इफेक्ट है, या अंतरात्मा में कोई बदलाव आया है, अच्छा, है ना, पहली बात। दूसरी बात, इस बिल पर चर्चा करें, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं आपको। आपने कहा कि इस बिल को पहले भेजा गया कमेटी लोगों के पास राय के लिए, ऐसा नहीं है। वो बहुत सेलेक्टेड स्टेक होल्डर्स के पास भेजा गया बिल। अच्छा, ये भी एक कोई ठीक बात नहीं है। ब्रॉडकास्ट का बिल सेलेक्टेड स्टेक होल्डर्स के पास भेजने की क्या जरूरत है? आप ओपन में आ जाइए, कर लीजिए। दूसरी बात, डिजिटल पर हर्ष जी ने तो बहुत कर दिया, क्योंकि वो सब जानते हैं उस विषय को। मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, डिजिटल पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ सिस्टम है। जो अकेले सौरभ जी कर रहे थे, जो इंडिया टीवी कर रहा है, जो आज तक कर रहा है, ये तमाम 10, 20, 50 चैनल कर रहे थे, उनके पास जो अधिकार था वो आज देश भर के लाखों लोग के पास वो अधिकार हो गया। और वो आपके पास सहमत नहीं है तो वो अपना डिजिटल पर कुछ डाल रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ हुआ था। अब उसमें नहीं, लेकिन अगर मैं फेक न्यूज बताऊंगा, हाँ, मैं आ रहा हूँ, मुझ पर तो कार्रवाई होगी, उस पर नहीं हो रही कोई न्यूज़ तो कार्रवाई। सरकार उस पर तो पहले कर रहे नहीं हो आप, वो तो कानून है आपके पास। आप तो सेडेशन तक पर चल रहे हो, आप डेमोक्रेट फेक न्यूज़ पर बात कर रहे हैं, और होता ही है बहुत सारी बार, ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी बात, रेगुलेशन और कंट्रोल में बहुत थिन लाइन है। ये क्या, ये प्रयास क्या था, रेगुलेशन या कंट्रोल? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, रेगुलेशन और कंट्रोल में, यहाँ इधर जब आप सरकार की तरफ बैठे हो तो वो रेगुलेशन होता है, सरकार के सामने इधर वाला उसे बैठे हो, कंट्रोल की तरफ देखता उसे है। कंट्रोल की तरफ देखता है। ये बात सही है। दोनों बातें ठीक है, उसमें रेगुलेशन भी है, कंट्रोल भी है। लेकिन जब आपको कंट्रोल करना हो तो वो रेगुलेशन कंट्रोल में बदल जाता मुझे है। बस एक लाइन और में बता ये दीजिए, क्या democratic क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें यूट्यूब, सोशल मीडिया सब शामिल है, वहां जो कंटेंट दिया जा रहा है, या न्यूज के नाम पर जो परोसा जा रहा है, व्यूज के नाम पर जो बताया जा रहा है, उस पर कोई ओवरसाइट होनी चाहिए कि नहीं ओवरसाइट होनी चाहिए, लेकिन वो एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। आपको 1986 में जाइए, ये और वहां बड़ी डेमोक्रेसी इस जिला सेंस में जिला है। में खड़ा करना वहां पर पड़ेगा। मोदी को गाली देने वाले भी इतना बहुत आसान हैं, राहुल गांधी को गाली देने वाले भी बहुत हैं। जिला जिला में, देखिए, हर्षवर्धन जी देखिए, ये जिले जिले में खड़ा एक बार करना तो समीर जी पड़ेगा। की राय है। हाँ, तो समीर वो- साहब, एक लाइन में जो और बात बोल इन्होंने देता हूं। कही, एक लाइन और मैं बोल देता ये हूं। रेगुलेशन है या कंट्रोल है? देखिए, सरकार का मकसद था कि जो कंटेंट आता है उसे रेगुलेट भी करो, उससे मॉनिटर भी करो। और ऐसा आपत्तिजनक अगर मॉनिटर कई बार आता है, कंटेंट आ जाता है, तो सरकार को लगता है कि इसमें भाई कुछ भी अनडेमोक्रेटिक तो नहीं है ना जो सरकार कर रही है? नहीं, इसमें कोई अनडेमोक्रेटिक मुझे नहीं लगता। लेकिन सरकार किस तरीके से अनडेमोक्रेटिक, मतलब सरकार की मंशा इसका ये है execution कि कोई में फेक तो न्यूज ना चल जाए, कोई अफवाह ना चले, कोई हेट स्पीच ना चले, कोई जैसे ऐसा चल गई content ना इलेक्शन जाए। में इस बार उनको लगता है कि चलते रहती है, आरक्षण सिर्फ खत्म कर इलेक्शन की देंगे। बात नहीं है। आप देखो यूट्यूब पे चलता रहता है, एक बड़ा वर्ग चलाता रहता है इस चीजों को लेके। तो सरकार की मंशा सिर्फ ये है। लेकिन सरकार की समस्या ये है कि इतना बड़ा जो यूट्यूबर्स है, जो फेसबुक है, फेसबुक पे रील डालते हैं, फेसबुक पे कंटेंट डालते हैं, सोशल मीडिया पे लाखों कंटेंट आते हैं, गांवों से आते हैं, शहरों में करोड़ों आते हैं। तो सरकार कंट्रोल कैसे करेगी? रोज करोड़ों आते सरकार होंगे। कमेटी कैसे बनाएगी? I&B मिनिस्ट्री के पास इतना मैन पावर नहीं है कि जो डेली के डेली कंटेंट को अप्रूव कर सके, बता सके यहाँ पर कंटेंट बराबर है, आप इसको डाल सकते हो। ये संभव नहीं है करना। तो सरकार के लिए अपनी समस्या, बिल तो सरकार ले आएगी, लेकिन सरकार क्या उस बिल को इंप्लीमेंट कर पाएगी क्या? बिल लाने के बाद उसमें उतना कंट्रोल रख पाएगी क्या? होना वही है कि कंटेंट चल जाएगा, उसका बवाल मचेगा, उसके बाद सरकार उस कंटेंट ये हो सकता है मान लीजिए हर्षवर्धन जी ने कोई ऐसी बात कही, किसी को आपत्तिजनक लगी, इनका रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी भी वो तो अभी भी रिपोर्ट हो वही गया होता ना, है। वो तो वो, और सरकार से पहले मैं यूट्यूब क्या पर ब्लॉक हो कहूं? देखिए, जाता है। फिर वही मुश्किल है। मैंने जो कहा था ना कि बंदर के हाथ में तलवार दे दी है, मक्खी मार दी उसने। यहां किसको आप रेगुलेट करना है? आपको
टीवी चैनल को आप रेगुलेट करने की बात करते हैं, वो एक मीडियम है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वहां एक सेटअप है। यहां करोड़ों लोग हैं, आप किसको तैयार, मतलब कोई बोकारो से कर देगा, कोई कौशांबी से कर देगा, कोई गाजीपुर से कर देगा, कोई गुवाहाटी से कर देगा। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा है पब्लिशर कहां है, जो इंटरमीडियरी है वो कहां है। वो है यूट्यूब, वो है एक्स, वो है फेसबुक। 7 साल से कोशिश करते हुए, 2 रिप्रेजेंटेशन का मैं भी हिस्सा रहा हूं, जब आई&बी मिनिस्टर, इसके पहले को मैं भी उस कंसल्टेशन में भी, और उसमें 7 साल हो गया। सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद ये आपके सामने नहीं तैयार है झुकने को, ये वो कंटेंट रोकने को तैयार नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो तैयार नहीं है तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो लेकिन आप तो किसके ऊपर आ गए? आप तो क्रिएटर के ऊपर आ गए। छोटे आदमी पर आगे, जो बड़े लोग हैं उनके सामने वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो सारी एक्सरसाइज वो हुई है उसमें सरकार की हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ खड़े होने हम की। कह दें हमारे इसको मैं बात खड़े होने अच्छा, मुझे यूट्यूब कैसे डिसाइड करेगा कि ये फेक वो न्यूज कर है या रहे नहीं हैं, है? वो तो कर रहे हैं, कैसे तय करेगा? वो तो कर रहे हैं। हम लोगों के कंटेंट को वो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बना रखी है, डिमोनेटाइज कर देता है, अपनी और गाइडलाइंस उसके बना बाद रखी जब वो है। मोनेटाइज होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर 48 घंटे आपको बीत हटाना गए पड़ता है। तो उस वो कंटेंट ब्लॉक कर देता कोई है। मतलब नहीं अरे साहब, वो सोशल एक्स पहले जो ट्विटर होता था उसके अधिकारी को बुला लिया था, इंडिया हेड को। हाँ, वो फिर तमाशा क्या हुआ? याद है ना आपको? नहीं, क्या कुछ हुआ? नहीं, they did not comply। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी आप तमाशा सॉफ्ट हो। शब्द कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी हिम्मत नहीं है उनके साथ काम मैं करने कह रहा हूं, उनसे लड़ने की। धोबी और पे जो न छोटा चले एक तो कंटेंट, गधवा के पीछे, यही हाल ये है। अच्छा, चलिए, समझ रहे हैं ना? मैं कह ये रहा सही हूं लाइन है। आप पब्लिशर्स को अब रेगुलेट फाइनल बस 5 सेकंड में आपकी राय तो सब जान गए। बिल आए, लेकिन ऐसी शर्तें लाए जो प्रैक्टिकल जो हो। compliance हो। आप ऐसे इस किसी को रेगुलेशन शर्त के हक नहीं में लगे। हैं। रेगुलेटरी बॉडी के हक में हूं, लेकिन रेगुलेशन को और कंट्रोल को मैं है बहुत सर, बारीक आप- तरीके से देखता हूं। मुझे एक लाइन में। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बिल लाके सरकार बुरी तरह फंसेगी। ये संभव ही नहीं है इसको कंट्रोल आरोप करना। लगेगा कि आप- जो कानून है उसके तहत इस पर कोई कोशिश नई की जाए। चीज ना लाई जाए, बताइए। देखिए, सरकार बिल तो लेकर आएगी अगले सत्र में, तय है सरकार बिल तो लाएगी, भले ही अगले सत्र में लेके आए उसके बाद लेके आए, सरकार ने मन बना लिया है।